हैं, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में ही हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि एक रूम के बाहर खड़े हुए थे। वो पुलिस ऑफिसर्स आपस में इशारों में बातें कर रहे थे। वो पुलिस वाले उस रूम का दरवाजा तोड़ देते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि कंप्यूटर पर काम कर रही थी। तब पुलिस उससे कहती है कि अपने हाथ ऊपर करो और वो लड़की ऐसा ही करती है और अपने हाथ ऊपर कर लेती है। उसी बिल्डिंग के नीचे कुछ पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं और तभी उन पुलिस ऑफिसर्स के पास दो एजेंट्स आते हैं। वो एजेंट्स उन पुलिस ऑफिसर्स को कहते हैं कि हमने तुम्हें मना किया था कि उस रूम में मत जाना, वहाँ खतरा है, तो फिर तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी, क्यों गए वहाँ पर? तो वो पुलिस वाला कहता है कि एक लड़की के लिए इतनी सारी सिक्योरिटी देखना, बस अभी मेरे आदमियों से लाते ही होंगे। तो वो एजेंट्स बताते हैं कि तुम्हारे आदमियों को उस लड़की ने मार दिया है और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो लड़की उस रूम में उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देती है। इसके बाद वो लड़की अपने बॉस को कॉल करती है। उसका बॉस उसे कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, थोड़ी दूर चौराहे पर एक फोन बूथ है, तुम वहाँ जाओ। इसके बाद वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और नीचे जो दो एजेंट्स आए होते हैं वो भी उस लड़की को देख लेते हैं और उसके पीछे आने लगते हैं। वो लड़की काफी एक्टिव होती है, काफी फास्ट भी, लेकिन वो एजेंट्स भी कम नहीं होते, वो भी उतने ही फास्ट, उतने ही एक्टिव होते हैं। इसके बाद वो लड़की भागते भागते उसी चौराहे वाले फोन बूथ के पास आ जाती है। तभी हम वहाँ पर एक ट्रक को आते हुए भी देखते हैं और ये ट्रक टेलीफोन बूथ के पास ही आ रहा होता है। वो लड़की भागते हुए टेलीफोन बूथ के अंदर जाती है, रिसीवर उठाती है, लेकिन तभी वो ट्रक उस टेलीफोन बूथ को उड़ा देता है। इसके बाद उस ट्रक से वही एजेंट्स निकलते हैं और जब वो टेलीफोन बूथ की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता और वो कहते हैं कि वो तो यहाँ से निकल गई। लेकिन यहाँ पर असल में वो एक लड़के को ढूंढ रहे थे जिसका नाम नियो था। इसके बाद में नियो दिखाया जाता है जो कि एक हैकर होता है और वो अपने कंप्यूटर के पास सो रहा होता है। तभी उसके कंप्यूटर पे मैसेज आता है, उठ जाओ नियो। और जब नियो ये मैसेज पढ़ता है तो उसके पास एक और मैसेज आता है और वो मैसेज था कि व्हाइट खरगोश का पीछा करो। तब ये देखकर नियो हैरान था कि ये मैसेज कहाँ से आ रहे हैं और कौन कर रहा है। और ठीक उसी टाइम उसे एक और मैसेज आता है दरवाजे पर और इस मैसेज के फौरन बाद दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब नियो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो कि नियो से एक सॉफ्टवेयर खरीदने आए थे। तब नियो पैसे लेकर उन्हें वो सॉफ्टवेयर दे देता है। नियो के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा देखना, लेकिन नियो उनके साथ जाने के लिए इनकार कर देता है। लेकिन तभी नियो देखता है कि उनके साथ जो लड़की आई होती है उसके शोल्डर पर व्हाइट खरगोश का टैटू बना होता है। तब ये देखकर नियो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद नियो उनके साथ चला जाता है। इसके बाद वो लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर नियो अकेला ही खड़ा होता है। लेकिन तभी नियो के पास वही लड़की आती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी जिसने उन पुलिस ऑफिसर्स को मारा था। और इस लड़की का नाम होता है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी नियो को कहती है हेलो नियो। तब नियो से पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो? तब वो कहती है हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हो। असल में तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाबों की तलाश है और तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा सवाल क्या है। तब नियो उससे अपना सवाल पूछता है कि ये मैजिक क्या होता है। तब वो कहती है कि इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। एक आदमी मॉर्फियस है जो तुम्हें ढूंढ रहा है और बहुत जल्द वो तुम्हें ढूंढ भी लेगा। इसके बाद नेक्स्ट डे नियो जब ऑफिस जाता है तो उसका एक पार्सल आता है। उस पार्सल के अंदर एक मोबाइल फोन होता है। जैसे ही नियो उस मोबाइल को निकालता है तो उस पर रिंग होती है। तब नियो फोन उठाकर हेलो बोलता है। तब आगे से भी आवाज आती है हेलो नियो, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जिस पर नियो कहता है हाँ मॉर्फियस ना? जिस पर वो कहता है हाँ मैं मॉर्फियस ही हूँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। वो नियो को कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा था और तुम एक सुपर नेचुरल पावर हो, लेकिन अनलकीली हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। वो नियो को कहता है कि तुम्हारे आसपास खतरा भी है जिसे चाहे तो तुम उठकर देख सकते हो। और जब नियो देखता है तो वहाँ पर तीन एजेंट्स होते हैं और ये वही एजेंट्स थे जिन्होंने ट्रिनिटी पर भी अटैक किया था। नियो से पूछता है कि ये मुझसे क्या चाहते हैं, जिस पर मॉर्फियस कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा ट्रीट करेंगे और अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मेरी बात मानो। इसके बाद मॉर्फियस न्यू को बहुत गाइड करता है वहाँ से एस्केप करने के लिए, लेकिन न्यू वहाँ से भाग नहीं पाता और वो एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो न्यू को अपने सेल में ले जाते हैं जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि मॉर्फियस नाम की एक आदमी ने तुमसे कांटेक्ट किया होगा और वो इस दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है और हम चाहते हैं कि तुम उससे मिलो और उसे हमारे पास लेकर आओ और इसके बदले में हम तुम्हारी सारी बुरी आदतें, तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि न्यू एक हैकर है और वो न्यू को बताते हैं कि हैकिंग करना एक गुनाह है, लेकिन
अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देंगे और तुम्हें यहाँ से आजाद भी कर देंगे। तब न्यू कहता है कि मैं अपने लॉयर को कॉल करना चाहता हूँ। तब वो एजेंट न्यू को कहता है कि तुम अपने लॉयर से क्या बात करोगे जब तुम्हारे मुंह में जुबान ही न रही। इसके बाद न्यू का मुंह चिपकने लग जाता है और देखते ही देखते उसका मुंह गायब हो जाता है। इसके बाद वो एजेंट्स उसे टेबल पर लिटाते हैं। वो एक ट्रांसमीटर निकालते हैं जो कि कीड़ा बन जाता है। इसके बाद वो कीड़ा न्यू के पेट में चला जाता है। तब एक झटके से न्यू की आंख खुल जाती है और तभी न्यू के पास मॉर्फियस की कॉल आती है और वो न्यू को कहता है कि वो लोग तुम तक मुझसे पहले पहुंच गए, लेकिन अगर उन लोगों को ये पता चल जाता कि तुम मसीहा हो तो वो तुम्हें मार देते और अगर तुमने मुझसे मिलना है तो एक ब्रिज के नीचे आ जाओ। इसके बाद जब न्यू वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें दो लड़कियां बैठी होती हैं और उस गाड़ी में क्लब वाली लड़की ट्रिनिटी होती है। इसके बाद न्यू जब गाड़ी में बैठ जाता है तो वो लड़की उसे कहती है कि अपनी शर्ट उतारो। अब पहले तो न्यू इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में वो लड़की उसे समझाती है, इसीलिए न्यू अपनी शर्ट उतार देता है। अब वो लड़की एक गन जैसी मशीन को वहाँ पर लाकर न्यू के पेट से उसी कीड़े को निकालती है जो न्यू ने अपने ड्रीम में देखा था कि उसके पेट में वो एजेंट्स डाल रहे हैं, लेकिन असल में वो ड्रीम नहीं था बल्कि वो सच था और न्यू को ऐसा लग रहा था कि वो ड्रीम है। अब इस कीड़े जैसे ट्रांसमीटर जिसकी वजह से वो एजेंट्स न्यू पर नजर रख रहे थे, उसकी हर एक्टिविटी को देख रहे थे, ये लोग उसे फेंक देते हैं। इसके बाद वो न्यू को मॉर्फियस के पास लेकर जाते हैं। तो मॉर्फियस उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम बहुत कुछ जानते भी हो लेकिन समझा नहीं सकते। तुम ये तो जानते हो कि इस दुनिया में कोई गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं जानते कि वो गड़बड़ क्या है, और यही एक सवाल है जो तुम्हें खींचकर आज यहाँ तक ले आया और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तब न्यू पूछता है कि मैजिक। तब मॉर्फियस उसे कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैजिक क्या है, जिस पर न्यू कहता है कि हाँ अब बताओ। तब मॉर्फियस उसे कहता है कि ये पूरी दुनिया ही मैजिक है, लेकिन तुमसे इस दुनिया की सच्चाई छुपाई जा रही है। तब न्यू कहता है कि कौन सी सच्चाई। तब मॉर्फियस कहता है कि अनलकीली मैजिक को कभी समझा ही नहीं जा सकता, बल्कि इसे तुम्हें खुद समझना होता है। इसके बाद मॉर्फियस उसे दो गोलियां दिखाता है, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की। वो न्यू को कहता है कि अगर तुमने नीली गोली खाई तो तुम अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी में वापस चले जाओगे और तुम्हें मैजिक का मतलब कभी भी नहीं पता चल पाएगा, लेकिन अगर तुमने रेड गोली खाई तो तुम सच्चाई के बहुत करीब पहुंच जाओगे। और तब यहाँ पर न्यू रेड वाली गोली खाता है। इसके बाद मॉर्फियस उसे दूसरे रूम में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी मशीन्स होती हैं। असल में ये उनका ऑपरेटिंग रूम होता है। इसके बाद वो न्यू की बॉडी में बहुत सारे सेंसर्स लगा देते हैं। यहाँ पर मॉर्फियस उसे बताता है कि जो रेड गोली तुमने खाई है वो असल में कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें तुम्हारी रियल बॉडी के अंदर वापस लाने में। तब न्यू पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तब मॉर्फियस कहता है कि इसका मतलब तुम कुछ ही देर तक समझ जाओगे। अब न्यू के पास में ही एक शीशा होता है जो कि मेल्ट हो रहा होता है और जब न्यू उस शीशे को हाथ लगाता है तो वो पूरी तरह मेल्ट होकर न्यू की बॉडी पर चढ़ जाता है और ऐसा होते ही न्यू बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेम न्यू जैसा ही इंसान कहीं और जागता है जिसे काफी बड़े प्लास्टिक के बैग में बंद किया होता है और उस प्लास्टिक बैग में बहुत सारा लिक्विड होता है और इस इंसान की पूरी बॉडी में वायर्स लगे हुए हैं और जब वो अपने आसपास देखता है तो उस जैसे और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी वो भी प्लास्टिक के बैग्स में बंद होते हैं और लिक्विड में डूबे होते हैं। इसके बाद एक फ्लाइंग मशीन वहाँ पर आकर उसकी सारी वायर्स निकाल देती है। इसके बाद कोई जिसमें होता है और वो पानी में गिर जाता है और तभी कोई वहाँ पर आकर उसे अपने साथ ले जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके आसपास मॉर्फियस और उसके टीम के लोग होते हैं। तो वो पूछता है क्या मैं जिंदा हूँ, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ तुम पूरी तरह से जिंदा हो। तो वो पूछता है कि मेरी आंखें क्यों जल रही हैं, जिस पर वो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम खुली है ना इसलिए, तुम्हारी बॉडी अभी कमजोर है, तुम आराम करो हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद नियो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो मॉर्फियस के पास जाता है। यहाँ पर मॉर्फियस उससे कहता है कि तुम जानना चाहती थी ना कि मैजिक क्या है। तब न्यू कहता है कि हाँ। तब मॉर्फियस उसे कहता है कि ठीक है चलो मेरे साथ। इसके बाद वो न्यू को एक चेयर पर बिठाता है और उसका ब्रेन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ कनेक्ट कर देता है। इसके बाद न्यू खुद उस कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर मॉर्फियस भी होता है। यहाँ पर मॉर्फियस उसे बताता है कि ये खास किस्म का कंप्यूटर प्रोग्राम है और इसकी मदद से हम दिमाग में कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक कोई भी ड्रेसिंग, ट्रेनिंग, वेपन, सब कुछ। तब न्यू उससे पूछता है क्या हम सच में कंप्यूटर प्रोग्राम में हैं। तब मॉर्फियस उसे कहता है कि हाँ तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या, अपने कपड़े देखो, अपने बाल देखो, अपना चेहरा देखो, सब कुछ तो चेंज है। मॉर्फियस उसे कहता है कि तुम उस दुनिया को जानते हो जो 20th सेंचुरी में थी, लेकिन अब ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है और इसी दुनिया को हम कहते हैं मैजिक, और आज तक तुम ड्रीम्स की दुनिया में जीते आए हो, आज की दुनिया तो ये है। ये कहकर वो उसे स्क्रीन पर एक दुनिया दिखाता है जो कि काफी डार्क होती है। मॉर्फियस उसे कहता है कि जो असली दुनिया है, जो हकीकत की दुनिया है वो ये है, और आज तक तुम जिस दुनिया में थे वो ड्रीम्स की दुनिया थी, हकीकत की दुनिया नहीं थी। मॉर्फियस कहता
कहता है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 21st सेंचुरी में इंसानों ने इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाए थे और उन कंप्यूटर्स में ये एबिलिटी थी कि वो खुद ही सोच सकते थे और उनमें से एक कंप्यूटर ने अपनी पूरी आर्मी बना ली और बाद में इंसानों के साथ वॉर की। अब इस वॉर में कंप्यूटर्स जीत तो गए लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए सूरज को खो दिया, यानी उस वॉर के बाद सन कभी भी जमीन पर नहीं आया। लेकिन मशीन्स को तो एनर्जी हासिल करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत थी और मशीन्स ये जानती थी कि इंसान की बॉडी इतनी हीट पैदा कर सकती है जो सूरज की कमी को पूरा कर सकता है। और फिर मशीन्स ने अपनी एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए इंसानों को ही उगाना शुरू कर दिया और यहाँ पर इंसानों के बड़े बड़े खेत बनाए गए जहाँ पर फसलें नहीं इंसान उगाए जाने लगे और ये खतरनाक सीन मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। अब ये सीन नियो भी देख चुका था, यानी उस टाइम जब नियो की आंख खुली थी उस बैग में, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। यहाँ पर मॉर्फियस की कहने का मतलब ये था कि इस दुनिया में जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी बहुत ही पावरफुल है और इंटेलिजेंट भी, जो इंसानों का यूज करती हैं खुद को जिंदा रखने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। इसीलिए वो इंसानों को उगाती है जहाँ पर वो इंसानों को पैदा करती है। जहाँ पर इंसान जिंदा तो होता है लेकिन कोई भी होश में नहीं होता, बल्कि वो सारे के सारे एक स्लीपिंग चैम्बर में होते हैं। और इन इंसानों का खाना ये होता है कि जो इंसान मर जाते हैं उन्हें मेल्ट करके पाइप्स के थ्रू उन इंसानों को खिलाते हैं जो स्लीपिंग चैम्बर में होते हैं। यहाँ पर न्यूज से पूछता है कि ये मैजिक क्या है, तो मोर्फियस कहता है कि मैजिक भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मशीन्स ने इंसानों के लिए ही बनाया है ताकि वो इंसानों को अपने कंट्रोल में कर सके, क्योंकि वो ड्रीम्स की दुनिया है न कि हकीकत की। ये सुनकर न्यू कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, जिस पर मोर्फियस कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन सच्चाई तो यही है और इस सच्चाई को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर न्यू का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है कि जल्दी से मुझे इस कंप्यूटर प्रोग्राम से बाहर निकालो। तब बाहर आने के बाद न्यू कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है और ये कहते ही न्यू बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसको होश आती है तो उसके सामने मॉर्फियस होता है। तब न्यू से कहता है कि मॉर्फियस अगर तुम मुझे ये सारी बातें ना बताते तो अच्छा होता। तब मॉर्फियस उसे कहता है कि वाकई क्या तुम मैजिक से बाहर नहीं निकलना चाहते। तब इस बात का न्यू कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पर मॉर्फियस उसे कहता है कि आज तक जिस ड्रीम की दुनिया में तुम जीते आए हो वो 20th सेंचुरी की दुनिया है, लेकिन हकीकत में हम 22nd सेंचुरी में हैं। इसके बाद वो न्यू को ये भी बताता है कि जब मैजिक पैदा हुआ था तब उसी के साथ एक ऐसा इंसान भी पैदा हुआ था जिसके अंदर बहुत सारी ग्रेट और सुपर पावर्स थी और आज जो कुछ हम कर रहे हैं ये सब कुछ उसी ने शुरू किया था और उसके अंदर मैजिक को कंट्रोल करने की बहुत सारी पावर्स भी थी और वो हमें इस मैजिक से आजाद भी करवा सकता था। लेकिन वो मरने के बाद ओरेकल ने ये प्रिडिक्शन दी कि वो पावर्स रखने वाला मसीहा दोबारा पैदा होगा और वो इस मैजिक को डिस्ट्रॉय करेगा, वो वॉर को रुकवाएगा और हमें इस मैजिक से आजाद भी करवाएगा। इसीलिए तो हम बार बार मैजिक में जाते थे ताकि हम उस पावर्स रखने वाले मसीहा को ढूंढ सके। लेकिन आज हमारी तलाश खत्म हो गई है क्योंकि वो पावर्स रखने वाला मसीहा कोई और नहीं बल्कि तुम हो न्यू। इसके बाद वो न्यू के ब्रेन को एक कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और उसके दिमाग में फाइटिंग की सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं और अब न्यू को फाइटिंग के बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स आते थे। इसके बाद न्यू मॉर्फियस के साथ एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जाता है और वहाँ फाइटिंग की प्रैक्टिस चल रही थी न्यू और मॉर्फियस की। इसके बाद मॉर्फियस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप लगाता है जो कि काफी दूर होती है और यहाँ वो न्यू को कहता है कि तुम भी ऐसा करो। तब न्यू से पूछता है क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा, जिस पर वो कहता है कि हाँ तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए। लेकिन जब न्यू ऐसा करता है तो वो जंप नहीं लगा पाता और जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जब उसे होश आती है तो उसकी नाक से खून आ रहा था। तब खून देखकर न्यू कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। तब मॉर्फियस उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग उसे रियल भी बना सकता है, कि अगर हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड में मौत हो गई तो हमारी यहाँ भी हो जाएगी। तब मॉर्फियस कहता है कि दिमाग के बगैर इंसान की बॉडी कुछ नहीं है। इट्स मीन जब भी किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में जाते हैं तो इनकी बॉडी तो यहीं पर रहती है बल्कि सिर्फ दिमाग उस दुनिया में जाता है। मॉर्फियस ये भी बताता है कि इमेजिनरी वर्ल्ड में जो एजेंट्स हैं वो बहुत पावरफुल है, लेकिन अब क्योंकि वो इमेजिनरी वर्ल्ड है इसीलिए उनकी पावर्स भी लिमिटेड है। लेकिन ये भी सच है कि आज तक जिस इंसान ने उन मशीन्स के अगेंस्ट बगावत की है तो वो इंसान बच नहीं पाया। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम जीतोगे। तब न्यू पूछता है क्या मैं उन गोलियों से बच पाऊंगा, जिस पर मॉर्फियस कहता है कि अगर तुम बिल्कुल रेडी हो जाओगे तो वो गोलियां तुम्हें टच भी नहीं करेंगी। तभी हम देखते हैं कि ट्रिनिटी को नियो से प्यार है और इस बात से उनकी टीम का एक मेंबर साइफर जेलस होता है क्योंकि वो ट्रिनिटी को प्यार करता है। इसीलिए वो एजेंट से जाकर मिलता है और वो उनसे कहता है कि मैं वापस इसी इमेजिनरी वर्ल्ड में आना चाहता हूँ, आप मेरी बॉडी को उसी एनर्जी सेंटर में भेज दो
और मेरी उन सारी मेमोरीज को मिटा देना जो मैंने इंसान बनकर जी थी। और इस दुनिया में मैं किसी सेलिब्रिटी की तरह अमीर बनना चाहता हूँ। तो वो एजेंट कहता है कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, तुम बस हमें जाइन शहर के कंप्यूटर का कोड दे दो। अब जाइन शहर के कंप्यूटर की कोड मिलने का मतलब ये है कि इससे लोगों का एड्रेस मिल जाएगा, और एक बार एजेंट्स को ये कोड मिल गया तो वो उनकी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लाइक उनकी सारी मशीन्स, फ्लाइंग सोर्सेज और उनके सारे प्लेटफॉर्म्स को। यहाँ पर साइफर कहता है कि जाइन के शहर के कंप्यूटर का कोड तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं उस आदमी को आपके हवाले कर दूंगा जिसके पास ये कोड है, यानी कि मॉर्फियस। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्फियस नियो को एक ओरेकल के पास लेकर जाता है। तब ओरेकल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है तुम मसीहा हो? तब नियो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। इसके बाद वो ओरेकल नियो का हाथ देखती है, उसका फेस देखती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन शायद तुम्हें किसी चीज का इंतजार है। वो ओरेकल उसे ये भी बताती है कि तुम्हारी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब एक तरफ तो मॉर्फियस की जिंदगी होगी और दूसरी तरफ तुम्हारी होगी, और तुम्हें दोनों में से किसी एक की जिंदगी को चूज करना पड़ेगा। इसके बाद नियो और उसकी टीम वापस अपनी जगह पर जाने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग एक बिल्डिंग से होकर गुजर रहे होते हैं, लेकिन तभी नियो को एक काली बिल्ली दिखाई देती है, और जब नियो आगे जाता है तो वो देखता है कि सेम वैसी ही बिल्ली उसी तरीके से आई है। तब ये बात नियो अपनी टीम को बताता है कि अभी मैंने एक बिल्ली को आते हुए देखा, और जब वो बिल्ली चली गई तो सेम उसी तरीके से एक दूसरी बिल्ली भी आई। तब वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है, और यहाँ पर गड़बड़ की थी साइफर ने। असल में जब वो लोग ओरेकल के पास गए थे तो साइफर ने जानबूझकर अपना मोबाइल डस्टबिन में फेंक दिया था ताकि एजेंट्स को उनका पता चल जाए, क्योंकि आखिर वो भी तो मॉर्फियस की टीम में ही था। और जब उन्हें उनका पता चल जाता तो वो इस पूरी बिल्डिंग को ही मैजिक बना देते, यानी ये सब कुछ साइफर उन्हें फंसाने के लिए कर रहा था। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो सारे फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद होते हैं। साथ साथ नीचे एजेंट्स और उनकी पूरी टीम भी आ चुकी है। अब उनके पास वापस जाने का एक ही रास्ता था, 8th फ्लोर पर, और 8th फ्लोर पर उन्हें दीवार के सहारे छुप कर निकलना होगा। अब एजेंट्स को ये तो पता चल जाता है कि वो 8th फ्लोर पर है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कहाँ है। इसीलिए एजेंट्स अब उन लोगों को 8th फ्लोर पर अंदर की साइड में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लोग तो बाहर होते हैं दीवार की दूसरी साइड पर। और तभी यहाँ पर साइफर जानबूझकर खांसता है, जिससे एजेंट्स को पता चल जाता है कि वो दीवार के पीछे है, इसीलिए वो गोलियां चलाने लगते हैं। तभी एक एजेंट दीवार तोड़कर न्यू को पकड़ लेता है, और जब वो न्यू को अपनी तरफ खींचने वाला होता है तो मॉर्फियस अपने सर से दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और न्यू को बचा लेता है, और यहाँ पर वो खुद को उन्हें पकड़वा देता है। इसके बाद वो सारे भाग जाते हैं, और जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो साइफर जानबूझकर गिर जाता है ताकि वो एजेंट्स उसे पकड़ ले, क्योंकि वो तो उनके साथ मिला हुआ था। अब बाकी तो भाग जाते हैं, लेकिन साइफर को एजेंट्स पकड़ लेते हैं। इसके बाद साइफर अपनी मेन शिप में कॉल करता है, यानी जहाँ पर उन सबकी बॉडीज थी। यहाँ पर साइफर झूठ बोलता है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं बच गया हूँ, तो मुझे वापस ले लो। तब उसे कहा जाता है कि उसके पास जो फोन बूथ है वो वहाँ पर जाए, और वहाँ से ही उसे वापस ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि इन लोगों का ब्रेन वापस उनकी बॉडीज में सिर्फ फोन के जरिए ही जा सकता है, यानी जब भी इमेजिनरी वर्ल्ड में जाएंगे तो फोन के थ्रू ही वापस आएंगे। इसीलिए इमेजिनरी वर्ल्ड में जगह जगह पर इनके लिए फोन लगाए होते हैं, ताकि उसकी मदद से ये लोग इमेजिनरी वर्ल्ड से असली दुनिया में आ सके। इसके बाद साइफर का माइंड वापस उसकी बॉडी में आ जाता है। इसके बाद जब ऑपरेटर्स बाकी लोगों को बुलाने के लिए उनसे कांटेक्ट करते हैं तो पीछे से साइफर उन सारे ऑपरेटर्स को मार देता है, और जब ट्रिनिटी ऑपरेटर को कॉल करती है तो वो कॉल ऑपरेटर नहीं बल्कि साइफर उठाता है। यहाँ पर साइफर रिवील करता है कि ये सब कुछ मैंने किया है और मॉर्फियस को भी मैंने ही फंसाया है, और अब मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ, मैं वापस से इमेजिनरी वर्ल्ड में आना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि वो असली दुनिया नहीं है, वो इमेजिनरी वर्ल्ड है, असली दुनिया तो ये वाली है। तो वो कहता है कि ये दुनिया तो हेल है, इससे अच्छी तो वही दुनिया है। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे नहीं न्यू को चूज किया, और बस अब एक एक करके तुम सबको मरता हुआ देखोगे वहाँ पर। इसके बाद साइफर एक एक करके उन सबके ब्रेन से लगी वायर्स को हटाने लगता है, जिसकी वजह से दो लोग मारे जाते हैं। फिर साइफर ट्रिनिटी से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि न्यू एक मसीहा है, जिस पर वो कहती है कि हाँ मुझे लगता है। तब साइफर कहता है कि ओके ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारे मसीहा को कौन बचाता है। मैं यहाँ से उसकी वायर निकाल दूंगा और फिर देखते हैं कि उसे कौन बचाएगा। इसके बाद साइफर जैसे ही वायर निकालने वाला होता है तो वहाँ पर वो लोग जिन्हें उसने मारा होता है उनमें से एक आदमी जिंदा होता है अभी, और यहाँ पर वो साइफर को मार देता है। इसके बाद वो न्यू और ट्रिनिटी को कॉल करता है और वापिस से अपनी शिप में बुला लेता है। उधर हम देखते हैं कि एजेंट्स ने मॉर्फियस को पकड़ा होता है, जहाँ पर वो लोग मॉर्फियस को बताते हैं
कि जो दुनिया हमने पहले बनाई थी वो जन्नत की दुनिया थी, वहाँ पर खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन जो हमने इंसानों की फसल उगाई थी वो सारी बर्बाद होने लगी, क्योंकि जन्नत की दुनिया में इंसान जागने की कोशिश करता था। इसके बाद हमने दूसरी एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ पर दुख भी थे, तकलीफें भी थी और हर वो चीज थी जिसका इंसान आदी है। अब क्योंकि ये सारी चीजें इंसान चाहता है, इसीलिए हमें दूसरी दुनिया बनानी पड़ी। अब ये एजेंट्स किसी भी कीमत पर मॉर्फियस से जायन शहर के कंप्यूटर का कोड जानना चाहते थे। एक बार उन्हें ये कोड मिल गया तो ये उन लोगों की स्पेसशिप और पूरे जायन शहर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जायन शहर आज भी अर्थ के सेंटर में है, जहाँ पर इंसान रहते हैं। अब ये सारी तो मशीन्स हैं, इस बारे में इसीलिए उन्हें कुछ नहीं पता। इसीलिए तो वो जायन शहर का कोड जानना चाहते हैं, ताकि वो जायन शहर के साथ साथ इंसानों को भी खत्म कर दें। लेकिन मॉर्फियस उन्हें वो कोड कभी भी नहीं देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इसीलिए वो मॉर्फियस को एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगी, जिसके बाद मॉर्फियस खुद ही वो कोड उन्हें बता देगा। अब ये बात मॉर्फियस की पूरी टीम को भी पता होती है, क्योंकि वो मॉर्फियस के दिमाग की सारी एक्टिविटीज कंप्यूटर पर देख सकते थे। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो मॉर्फियस की ब्रेन में लगी हुई वायर को निकाल देंगे, ताकि मॉर्फियस मर जाए और उन्हें वो कोड ना मिले। तब न्यू कहता है कि ऐसा मत करो, मैं उसे बचाने जाऊंगा। और यहाँ पर न्यू के साथ ट्रिनिटी भी जाती है। अब यहाँ पर न्यू ऐसा इसलिए भी करता है क्योंकि उसे ओरेकल ने कहा था कि तुम्हारी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तुम्हें अपनी और मॉर्फियस की लाइफ में से किसी एक को चुनना होगा। और न्यू के मुताबिक मॉर्फियस की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ही खास इंसान है। इसीलिए न्यू डिसाइड करता है कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं किसी भी सूरत मॉर्फियस को बचा कर रहूंगा। इसके बाद न्यू और ट्रिनिटी एजेंट्स पर हमला कर देते हैं। अब आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी इंसान ने एजेंट्स यानी मशीन्स पर अटैक किया हो, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी है। इसके बाद वो मॉर्फियस को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद जब न्यू मॉर्फियस को बचा लेता है तो कहता है कि ओरेकल ने मुझे कहा था कि कोई एक ही बचेगा। तब मॉर्फियस कहता है कि ओरेकल ने वही कहा था जो तुम सुनना चाहते थे। असल में ओरेकल ने उसे ये नहीं कहा था कि तुम वही मसीहा हो जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसने नियो को ये कहा था कि मॉर्फियस तुम पर बहुत यकीन करता है और उसे लगता है कि तुम ही वो मसीहा हो, और वो तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता है। इसके बाद मॉर्फियस अपने ऑपरेटर को कहता है कि हमें इस इमेजिनरी वर्ल्ड से वापस ले लो। तो वो ऑपरेटर कहता है कि रेलवे स्टेशन के पास जो टेलीफोन बूथ है वहाँ पहुँच जाओ और मैं तुम्हें वहाँ से वापस ले लेता हूँ। इसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले मॉर्फियस जाता है। इसके बाद जब ट्रिनिटी जा रही होती है तो वहाँ पर एजेंट आ जाता है और तब एजेंट गोली चला देता है और वो गोली रिसीवर को लगती है, लेकिन तब तक ट्रिनिटी जा चुकी होती है। अब वहाँ पर न्यू अकेला रह गया था और रिसीवर भी टूट चुका है। न्यू के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पर न्यू और उस एजेंट की काफी लड़ाई होती है और वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। इसके बाद वो एजेंट न्यू को ट्रेन के नीचे क्रैश करवाना चाहता था, लेकिन न्यू वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो एजेंट को ही वहाँ पर पुश कर देता है, जिसकी वजह से एजेंट उस ट्रेन के नीचे आ जाता है। लेकिन अब क्योंकि वो एक मशीन था इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। ट्रेन का दरवाजा खुलता है और उसमें से वही एजेंट बाहर आता है और नियो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखती है कि जहाँ पर मॉर्फियस था, जहाँ पर ट्रिनिटी थी और जहाँ पर नियो की बॉडी थी, उस स्पेसशिप के बारे में मशीन्स को पता चल जाता है और अब वो मशीन उन पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन उनके पास एक एएमपी बटन होता है जिसकी मदद से ये उन मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ट्रिनिटी कहती है कि हम नियो के आने तक इस एएमपी का यूज नहीं कर सकते। तो मॉर्फियस कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो आ जाएगा, क्योंकि मॉर्फियस को पूरा यकीन था कि ये वही मसीहा है। वहाँ पर न्यू उसी फोन की तरफ भाग रहा होता है जिसके जरिए वो वापस जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो फोन के पास पहुँचता है वहाँ पर एजेंट आ जाता है और यहाँ पर वो न्यू को बहुत सारी गोलियां मार देता है, जिससे न्यू मर जाता है। अब ये देखकर मॉर्फियस और ट्रिनिटी काफी दुखी हो जाते हैं। तब ट्रिनिटी रोते हुए कहती है कि मुझे ओरेकल ने कहा था कि जिस इंसान से मुझे प्यार होगा वही मसीहा होगा, और अब मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, तो तुम ही मसीहा हो और तुम मर नहीं सकते। इसके बाद हम इमेजिनरी वर्ल्ड में देखते हैं कि न्यू दोबारा जिंदा हो गया है। तीनों एजेंट्स ये देखकर काफी हैरान होते हैं और उसकी तरफ गोलियां चलाते हैं, लेकिन न्यू गोलियों की तरफ अपना हाथ करता है और गोलियां वहीं पर रुक जाती हैं। इसके बाद वो एक गोली को पकड़कर नीचे फेंकता है और बाकी सारी गोलियां भी नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद मेन एजेंट न्यू से फाइट करता है, जहाँ पर न्यू से काफी मारता है, क्योंकि अब न्यू बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि ये सच में वही मसीहा है जिसका सबको इंतजार था। अब न्यू को वो एजेंट किसी कंप्यूटर कोड की तरह नजर आने लगते हैं, क्योंकि यही उनका असली रूप था। इसके बाद न्यू एक
एजेंट की बॉडी में चला जाता है और उसे ब्लास्ट कर देता है और बाहर आ जाता है। उधर शिप में ट्रिनिटी और मॉर्फेस को भी ये बात पता चल चुकी थी कि न्यू दोबारा जिंदा हो गया है और वो एजेंट से लड़ रहा है, लेकिन तभी उन मशीन्स ने भी उनकी शिप पर अटैक कर दिया है और उधर न्यू ने एक एजेंट को मार दिया है और 2 एजेंट्स भाग गए हैं। तभी वहाँ पर फोन में रिंग होने लगती है, जिसके थ्रू न्यू ने वापस अपनी दुनिया में जाना है और इस इमेजिनरी वर्ल्ड को छोड़ना है। और जब वो मशीन्स अंदर घुसकर इन सबको मारने ही वाली होती है, तो तभी मॉर्फियस एएमपी बटन को प्रेस कर देता है और तब वहाँ न्यू भी फोन उठा लेता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब एएमपी बटन प्रेस करने की वजह से वो सारी मशीन्स जो इन्हें मारने आई थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसके बाद न्यू टेलीफोन बूथ से कॉल करता है और बोलता है कि मैजिक की हिफाजत करने वालों, मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रहे हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ह्यूमंस वर्ल्ड से डर गए हो, लेकिन अब मैं उन सारे लोगों को आजाद करवाऊंगा जो मैजिक की दुनिया में फंसे हुए हैं और उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जहाँ पर मशीनों की हुकूमत ना हो, यानी ऐसी दुनिया जो उन्हें देखनी चाहिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई रूल ना हो, कोई कंट्रोल ना हो, कोई लिमिट्स ना हो। इसके बाद न्यू फोन बंद कर देता है और सुपरमैन की तरह आसमान में उड़ जाता है और इसी के साथ ही हमारी ये मूवी यहीं पर एंड